राजस्थान इलेक्शन कॉन्क्लेव 2023 में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारी थीम है आज की न्यू राजस्थान। आज हमारे साथ है मकराना विधानसभा से दमदार नेता दलपत सिंह जी गच्चीपुरा जी। आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी झलक। मैं दलपत सिंह गच्चीपुरा विधानसभा क्षेत्र मकराना। मैं चुनावी राजनीति में इसलिए आना चाहता हूं कि आज के समय में लोग व्यक्तिगत स्वार्थ और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जातिवाद और धर्म का सहारा लेते हैं, जो कि समाज हित में और देश हित में ठीक नहीं है। मैं एक वैचारिक क्रांति के लिए चुनाव मैदान में आना चाह रहा हूं, क्योंकि बच्चों के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता। जिस प्रकार हम स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो बच्चों के लिए अच्छा अध्यापक और अच्छी स्कूल देखते हैं, उसी प्रकार हम हॉस्पिटल में बीमार होने पे जाते हैं तो डॉक्टर अच्छा देखते हैं, अच्छा हॉस्पिटल देखते हैं, न कि किसी की जाति पहुंचते हैं। तो फिर चुनाव में ये जाति और धर्म क्यों आ जाता है? जाति और धर्म के बारे में अगर सोचना है तो जातिवाद का तो सही अर्थ है कि पढ़ने वाले बच्चों को आर्थिक सहयोग किया जाए, कुंवारे बच्चे हैं जो शादी के योग्य हैं उनका रिश्ते किए जाए, और समाज के जो बड़े बुजुर्ग उनका इलाज क्यों नहीं किया जाता? तो मैं इन सब के खिलाफ हूँ। इसलिए मैं सक्रिय राजनीति में जनता को जागरूक करने के लिए ही चुनावी मैदान में हूँ, अन्यथा मेरा कोई राजनीति में जाने का इरादा नहीं था। इसलिए स्वच्छ राजनीति, स्वच्छ भारत हो, ये मेरा मिशन है, और सब में भाईचारा रहे और इस जातिवाद और धार्मिक उन्माद से हमारा पीछा छूटे, यही मेरा मिशन है। जय हिंद, जय भारत। मैं दलपत सिंह गच्चीपुरा विधानसभा क्षेत्र मकराना। दलपत सिंह जी, मेरा आपसे सबसे पहले सवाल यह है कि राजनीति के क्षेत्र में आने का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? किसने आपको प्रेरित किया इस क्षेत्र में आने के लिए? जी, मैं पहले तो मैं आपके डिजिटल इंडिया भारत फोकस का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को आपने मौका दिया। जी। मैं राजनीति में वैसे तो मैं जन्म से ही हूँ जी। क्योंकि मेरा 1970 का जन्म है और 77 में मेरे फादर गच्चीपुरा ग्राम पंचायत, जो मकराना विधानसभा की दूसरी सबसे बड़ी आबादी की ग्राम पंचायत है, उसके सरपंच बन गए थे। जी। और मेरी शादी हुई 1993 में और मेरे फादर 1995 तक सरपंच थे सिटिंग। अच्छा। उससे पहले वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब मैं पैदा नहीं हुआ। जी। और मेरे पैदा होने से पहले वो मकराना ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। जी। इसलिए मुझे ये विरासत में मिली, लेकिन मैं इससे दूर था। मेरे विचारिक में ये मामला नहीं था। मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। जी। लेकिन मेरा मकराना जो संगमरमर नगरी है और विश्व विख्यात है, जी, उसको होना तो चाहिए था राजस्थान की टॉप विधानसभाओं में, लेकिन जैसा मेरे से पूर्व वक्ता भी कह रहे थे, हमारी दशा तो उससे भी पिछड़ी हुई है। जो करोड़ों का राजस्व देता है राजस्थान को मकराना, मार्बल रॉयल्टी के नाम से, दूसरे टैक्सों के नाम से, उसकी हालत ऐसी बदतर है कि विश्व में ऐसी पहचान है। मकराना का नाम आते ही लोग सोचते होंगे कि संगमरमर नगरी है, पता नहीं कितनी सुंदर होगी। लेकिन 75 साल भारत को आज़ाद हुए हो गए, इसीलिए मैं ये संविधान की पुस्तक साथ रखता हूँ, क्योंकि ये हमारी लाइफलाइन है। लेकिन हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि 90% नेताओं ने तो इसको पढ़ा ही नहीं, पढ़ा क्या, देखा ही नहीं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो संविधान की बातें तो करते हैं लेकिन संविधान की पुस्तक को देखा ही नहीं। जबकि ये हमारे धर्म ग्रंथों के समान ही हमारा धर्म ग्रंथ होना चाहिए था, लेकिन हमने इसको पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, सोचा नहीं, तो हमारी वैचारिक उत्ती रहेगी। तो मैं इस मकराना के दर्द के लिए, जब किसी शहर में इंटर होता आदमी, प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं, मेरे मकराना में आप घुस जाओ तो आपको 10 मिनट तक नाक बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि डंपिंग यार्ड मकराना के मुंह पे ही रखा हुआ है। अच्छा। मकराना में कोई पार्क की सुविधा नहीं है, कॉलेज नहीं है, महिला कॉलेज नहीं है, पुरुष कॉलेज तो होनी नहीं है वहाँ। स्कूल हाई सेकेंडरी तक है। बारिश के मौसम में 6 फीट पानी रहता है। मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे मकराना की वास्तविक हालत है। जी। तो मेरे मन में अब आई कि मकराना में मोमडन ज्यादा हैं। वो ऐसा नहीं है कि पिछड़े हुए हैं, उनमें से 2 पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री बने। वो एक तो इटली से बैरिस्टर थे, अब्दुल रहमान चौधरी स्वर्गीय, एक वो अजीज साहब थे, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से थे। लेकिन अब 20 साल से दुर्भाग्य रहा कि हमारे 8वीं पास एक व्यक्ति हैं, जाकिर हुसैन जी, जिनका नाम है, वो जिलाध्यक्ष भी है हमारे, और 2 चुनाव हार भी गए। इससे पहला चुनाव वो जीते, वो 8वीं पास है। भाजपा से हमारे विधायक हैं माननीय रूपा राम जी, वो भी 10वीं फेल हैं। उससे पहले बनने वाले श्री राम जी बिचर, वो भी 10वीं फेल थे।
तब ऐसे लोगों को राजनीति में देखा तो मेरे मन में पीड़ा हुई कि मैं पढ़ा लिखा लॉ ग्रेजुएट व्यक्ति हूँ जी और सामाजिक कार्य में देश विरोध पे करता हूँ और गोल टेबलों के विरोध में करता हूँ। जो समाज में ये दारू की प्रथा है मैं इसके खिलाफ हूँ। वैसे पीने के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि मैं मोरल पुलिसिंग भी नहीं हूँ। पीना है वो घर पे पिए अगर बनी है और जिसकी जरूरत है, लेकिन कम से कम बच्चों माताओं के सामने ना पिए और सार्वजनिक इसका प्रदर्शन से शादी ब्याह में ना हो। तो मैं इस मिशन में काम कर रहा हूँ देश विरोध पे। और मैंने मेरे बच्चों का, मेरा बच्चा आप ही के डिपार्टमेंट का है, मास कम्युनिकेशन में है, वो ईटीवी में भी रहा है, लेकिन मैंने 1 रुपए की भी कसम लगे बिना दहेज के, राजपूत समाज में तो ये बहुत ज्यादा चलन में है, लेकिन मैंने कोई सामान के नाम पे 5 कपड़ों के अलावा मैंने बच्ची वाले से कुछ भी नहीं लिया। 50 बाराती से मैं कम बाराती ले गया। छोटे वाला बच्चा कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर है और आपकी JCRC यूनिवर्सिटी से ही है, लेकिन मैंने उसका भी नहीं लिया। और नहीं लेने का रीजन मेरा ये रहा कि मैं ऐसा कोई करोड़पति और धनाढ्य व्यक्ति भी नहीं हूँ, लेकिन अफसोस है इस देश में बकरी का पैसा लोग लेते हैं, गाय भैंस का लेते हैं, मुर्गी का लेते हैं, अंडे का, लेकिन कोई व्यक्ति आपको 20-25 साल की बच्ची पढ़ा लिखा के संस्कारवान बना के आपको देता, आपका वंश बढ़ता है और आपके घर की सेवा होती है, और उससे ही आप दहेज मांग रहे हो, तो ये शर्मजन स्थिति थी, ये शर्मनाक। और इस पे मुझे पीड़ा हुई तो मैंने वो चीजें दूर की। अब मुझे इस राजनीतिक पीड़ा हुई कि इस मकराना की दशा ऐसी क्यों है। सबको पता है कि देश में भ्रष्टाचार है और मैं भ्रष्टाचार को मानता नहीं हूँ। इसलिए नहीं मानता कि राजनेताओं से पहले जनता भ्रष्ट है, क्योंकि वो राजनेताओं के 5-5, 7-7 करोड़ रुपए लगवा देती है, पार्टियां ले लेती है, इसलिए ये बिजनेस के तौर पे इस राजनीति में आ रहे हैं। अब कोई सेवा के लिए राजनीति में नहीं आ रहा है। दूसरा कोई डॉक्टर है विदेश से पढ़ के आ रहा है तो बहुत सारे पैसे खर्च करके आ रहा है। पीजी की, प्राइवेट की मैं रेट पूछता हूँ, कई बार मेरे बच्चों के लिए 1 करोड़ रुपए में एडमिशन होता है। दूसरा आरपीसी में भ्रष्टाचार इतना है कि लोग पहले ही पैसे ले लेते हैं, तो मैं उनको ठीक, मैं खिलाफ हूं वैसे तो भ्रष्टाचार के, लेकिन अब ठीक है व्यापार की दृष्टि से, लेकिन हमारा खुद का जनता का, और मैं भी उनमें से हूं, हमारा नैतिक पतन हो गया। हम नैतिक भ्रष्ट हैं, हम किचन तक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारे माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, भाइयों को हिस्सा नहीं दे पा रहे हैं, बहन बेटियों को उनका हिस्सा नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं इस नैतिक भ्रष्ट के आचरण के खिलाफ भी लड़ रहा हूँ, पाखंडवाद के खिलाफ भी लड़ रहा हूँ और बहुत बड़ी मुहिम चला रहा हूँ, और उसका असर भी आ रहा है। इसलिए मेरे अभी 2 साल पहले मेरे पिता की पुण्यतिथि थी 16 जुलाई को, मुझे लगा कि यार मेरी पिता के प्रति क्या श्रद्धांजलि हो सकती है, क्योंकि मेरे पिता 18 साल से ज्यादा सरपंच रहे, उन्होंने एक पैसा नहीं कमाया, बल्कि 3.5 लाख रुपए मेरे, जब वो उन्होंने सरपंचाई छोड़ी तब कर्जा था और मुझे वो चुकाना पड़ा, और मुझे बेहद पीड़ा हुई कि मेरे पिता राजनीति में क्यों थे। लोग राजनीति में जाते ही बोलेरो, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर खरीदते हैं, और मेरे लिए साइकिल उपलब्ध नहीं हुई। तब मेरे ये पीड़ा जगी, और मैं इस बार मैंने राजनीतिक परिवर्तन का विचार किया कि कम से कम जीत हार तो भाग्य की बात है, और मैं इस कल्पना में भी नहीं हूं, और मुंगेरी लाल के सपने भी नहीं देखता कि जीत ऐसे ही नसीब होती है, क्योंकि हमारे वहाँ जाट बाहुल्य विधानसभा है और मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है, और मैं दुर्भाग्य से राजपूत हूँ, इसलिए मैं इस बारे में तो नहीं सोचता कि मैं जीत पाऊंगा, लेकिन मैं किसी को हराने की क्षमता जरूर रखता हूँ, और परिवर्तन और मतदाता को ये सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि जातिवाद और धार्मिक उन्माद तुम क्या करते हो, या तुम इसमें हो जब तुम तुम्हारे माता पिता के नहीं हो सकते, दौरानी जिठानी की नहीं हो सकती, ननद भौजाई की नहीं हो सकती, तो फिर क्यों झूठा आडंबर करके ये जातिवाद का नारा लगाते हो। ये जातिवादी जो नेता हैं ये सिर्फ अपना पद और प्रतिष्ठा की चिंता करते हैं और अपने बच्चों का भविष्य सोचते हैं, इसलिए आम जनता को मुझे जागरूक करना, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। निश्चित तौर पे आपने बहुत सारी बातें कही। हमारी रिसर्च टीम ने मुझे बताया कि आप अपने क्षेत्र के अंदर समाज में जो कुरीतियां हैं उन पे प्रखरता से प्रहार करते हैं और मजबूती से खड़े रहते हैं, और ना केवल खड़े रहते हैं, आप उससे उचित मंचों पे बोलते भी हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। इसके पीछे आपके मंशा विचार कैसे आया? इसके पीछे विचार का मेरा एक ही कारण रहा, मैं बेहद गरीबी से उठा हुआ हूँ जी। मेरे फादर के पास रहने को मकान नहीं था, तो मेरा ननियाल गुड़ापोंग झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में मेरी परवरिश वहाँ हुई, मैं पढ़ा भी 5वीं तक वहीं जी। उस समय में मेरे पिता की मदद इन दलित भाइयों ने की जी। जबकि मेरी ग्राम पंचायत में राजपूत बणिये और ब्राह्मण बहुल्य हैं, और मेरे पिता जागीरदार भी कहलाते थे। जब जागीरी तो नहीं रही चुनाव स्वतंत्र भारत में, लेकिन वो पहले मेरे पूर्वज जागीरदार हुआ करते थे। गढ़ गिर गया था 1969 की बाढ़ में, तो मंदिर में भी रहना पड़ा मेरे पिता को। फिर मेरे खुद के 4 बहनें हैं और एक मेरे बड़े पिता के बहन है, तो हम संयुक्त परिवार में लिए तो 5 बहनें थी मेरी। तो मैं जब 10वीं में आया तब मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई, तो मैंने मेरे पिता को इस दहेज की वजह से हाँपते देखा
और जी। उदास देखा तो जी। मेरे एक छोटे युवा मन में ये विचार आया जी। कि हम अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, शिक्षा पे खर्च नहीं कर सकते, लेकिन इन आडम्बरों पे कितना खर्च हो रहा है और कितना कर्ज उधार ले रहे हैं, और ये पैसा देंगे कैसे वापस? जी। क्योंकि दूसरा इनकम का जरिया नहीं था। मात्र खेती बाड़ी है, वो भी ज्यादा नहीं, 50-60 बीघा जमीन से ज्यादा जमीन भी नहीं है। जी। तब मुझे इस पीड़ा हुई और उस पीड़ा से मेरे मन में घृणा उत्पन्न हुई इस दहेज के खिलाफ। इसलिए जब मेरे बच्चे बड़े हुए और मेरी 2 सिस्टरों की शादी की बारी आई, जब छोटी थी वो, उस समय मैं कमाने लग गया था। पहले प्राइवेट करता था, फिर मार्बल का जॉब करने लग गया। मैं एक होटल चलाता हूँ, छोटी मोटी रेस्टोरेंट चलाता हूँ। तो मैंने ये शर्त रखी और मेरे फादर ने कहा कि जो दहेज मांगेगा उसको ये 4 तेरी बहनों को नहीं दी जाएगी। सौभाग्य रहा कि मुझे मेरी 4 बहनों को ऐसे ही पति और ससुराल वाले मिले कि उन्होंने हमसे दहेज नहीं मांगा, और वो सारी अब चारों ही बहनें मेरी करोड़पति है। इसलिए फिर मैंने मेरे घर से ये मुहिम शुरू की, फिर मेरे बच्चों पे लाया इसको। फिर मेरे भांजे मानसरोवर में ही रहते हैं, वो एक ऑस्ट्रेलिया रहता है और एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। फिर मैंने इनका दोनों का रिश्ता कुचामनी कहा, जहाँ मैं अभी सेटल्ड हूँ, ऐसे ही घरों में रिश्ता किया मैंने कि भाई नस्ल से समझौता ना हो और चरित्रवान बच्ची मिले, लेकिन दहेज नहीं लिया जाए। बिना दहेज को आपने इसको आगे बढ़ाया कि दहेज इसलिए नहीं मैंने लेना इस दहेज को आगे बढ़ाया। बिल्कुल निश्चित तौर पे आप विधानसभा की बात करते हैं, आप बहुजन मुक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस बार आपके पास कौन से विजन और क्या मुद्दे हैं जिसको लेके आप जनता के बीच में हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं 15-20 साल पहले नागौर कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी था जी। और भाजपा का उपाध्यक्ष भी था। जी। लेकिन मुझे चापलूसी नहीं आई जी। और मैं चापलूसी के खिलाफ था, और राजनीति में बिना चापलूसी और चरित्र गिरने के अलावा कोई साधन नहीं है। तो मैंने इन पार्टियों को छोड़ के सामाजिकता अपना ली। जी। फिर मुझे बसपा और आप वालों ने इस बार खूब समझाया और मुझे लेने की कोशिश की। और मैं आपके सामने बेबाबी और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इन पार्टियों ने मुझे तो यहाँ तक कहा कि इस नागौर जिले में आप जैसा कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं है तो आपको हम पैसे भी दे देंगे। मैं हंस के इनको टाल गया कि मैं पार्टी का सिंबल किसी का नहीं लूंगा। लेकिन मैं राजपूत जाति में जरूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे आदर्श बुद्ध है, महात्मा बुद्ध। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ और मेरे आदर्श मानता हूँ। और भीमराव जी अम्बेडकर जो संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष भी थे और उनको इसके निर्माता भी कहा जाता है, उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत कुर्बानी दी। उनके 4 बच्चे खत्म हो गए थे जब वो विदेश में पढ़ने गए थे। तो मेरे को उनकी पीड़ा भी थी। तो मैं इन दलित समाज के साथ ज्यादा रहता आया हूँ। तो मैंने इनकी पीड़ा को नजदीक से देखा कि वास्तव में इनके साथ छुआछूत तो हुआ है। 40 साल पहले जब मैं छोटा था तब ये होता था, मैं खुद देखता आया हूँ। तब मुझे लगा कि इनके उत्थान के लिए और जो ये जाति की बात करते हैं इनका काम बंद कैसे किया जाए। हालांकि ये विद्रोह है, इसमें मुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि कल भी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी अजमेर में। मैंने इन दलित भाइयों को समझाया कि भारत में इस संविधान के तहत हमें भूखे मरने नहीं दिया जाएगा, ये सरकार के अधीन आता है और सरकार की ड्यूटी बनती है। लेकिन मेरे निवेदन पे आप ऐसा कीजिए कि जो ये जातिवाद फैलाते हैं, छुआछूत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, इन लोगों के मकान बनाने की जब जरूरत पड़े, हॉस्पिटल बनाने की जरूरत पड़े, तो आप इनसे शपथ पत्र लिखवाइए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपका मकान नहीं बनवाएंगे। ये 2 दिन में सीधे हो जाएंगे और भारत में क्रांति आ जाएगी। लेकिन अब दलितों की भी कुछ मजबूरियां हैं, इनको भी अब धर्म के नाम पे बांट के कभी हिंदू बना दिया जाता है, जबकि हिंदू शब्द ही नहीं है हमारे भारत में। हिंदू कोई इनमें धर्म ग्रंथों में भी नहीं है। लेकिन अब ठीक है, राजनीति है जैसी चल रही है, हमें भी उसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन मेरा विजन यही है कि मेरा मकराना पहले पायदान पे आए। वहाँ धार्मिक उन्माद बहुत ज्यादा है, हिंदू मुस्लिम राइट्स खूब होते हैं और उसमें दलित ही मारे जाते हैं और गरीब मुसलमान मारे जाते हैं, बाकी उच्च जातियां उसमें नहीं मारी जाती। ये मेरी पीड़ा रही है। और अब जो भाजपा एक झूठा राष्ट्रवाद हम पे थोप रही है, वो जातियों को लड़ा रही है, उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मेरे ये पिटीस थी कि जाति से जाति ना लड़े और धर्म से धर्म नहीं लड़े, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत जीवन में और यहाँ जो लोग आपके पास बैठे हैं इनका भी कोई भी एक मुसलमान व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, किसी भी जाति विशेष से इनका कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हम ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, ऐसी ऐसी पोस्टें डालते हैं कि जैसे सारे हिंदू मुसलमानों की बनती ही नहीं है, मीणा गुजर के जैसे बनती ही नहीं है, राजपूत जाट के बनती ही नहीं है। इस प्रोपेगेंडे को मिटाने के लिए और लोगों की मूलभूत जरूरतों को समझने और उनको जागरूक करने के लिए मैं एक मिशन के तौर पे इस राजनीति को ले रहा हूं। जीतना मेरा कतई मकसद नहीं है, क्योंकि जीतने की उम्मीद मुझे कतई दिख भी नहीं रही है। ये मुझे स्वीकार करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है।
निश्चित तौर पे आपने बहुत साफ गोई से अपनी बात रखी है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या एक जनप्रतिनिधि के लिए 5 साल काफ़ी नहीं होते विकास करने के लिए? बिजली, सड़क और जैसी बुनियादी समस्याओं के लिए हम जस से तस वही सवाल जवाब करते रहते हैं और उनका निवारण नहीं हो पाता है। मैम 5 साल तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ मैं। व्यक्ति अगर बदलाव करना चाहे जी, तो उसके लिए मैं 30 दिन या 100 दिन बहुत कुछ मानता हूँ। अगर उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो, वो ईमानदार हो और काम ही करना चाहे तो 100 दिन का कार्य दिवस बहुत ज़्यादा होता है। मैं बहुजन मुक्ति मोर्चे में क्यों आया? जी, मैं इसीलिए आया कि वामसे बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस की तरह, जी, वो काम करता है, उनकी नीतियां मुझे ठीक लगी। हालांकि उसमें मेरा विरोध हो रहा है अपने लोगों द्वारा, कोई मुझे गोला कहने लग गया, कोई विभीषण कहने लग गया, लेकिन मुझे इस बात से कोई भय नहीं है क्योंकि मैं एक बुद्ध का अनुयायी हूं, तो मैं फिर इस बात की परवाह भी नहीं करता। मैं बहुजन मुक्ति मोर्चे में इसीलिए गया कि इन गरीब तबके के लोगों के वोट खरीद लिए जाते हैं पैसे से, दारू से और भय से। मैं उनका भय दूर करना चाह रहा हूं कि ये वो लालच ना लें, क्योंकि जब 365 दिन उन्हें कमा के खाना पड़ रहा है तो 2-4 दिन के इसमें मुगालते में क्यों फंसते हैं। दूसरा, 5 साल का पीरियड इन नेताओं का मिलता है। हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम वोटर हैं जो बहुत बदमाश हो गए। अब ये मुझे कहते संकोच नहीं, क्योंकि हम लोग इनका 6 महीने का तो हनीमून पीरियड चलवाते हैं, इनकी आव भगत साफे वाफे बनाने में खर्च कर देते हैं और फिर हम लोग काम करवाना जानते नहीं है। जब ये लोग गांव में आते हैं तो इन्होंने एक गिरोह बना रखा है सबने, इन्होंने कोई टीम भावना नहीं पैदा की। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य 75 साल में कि इन नेताओं ने टीम नहीं बनाई, इन्होंने गिरोह बना रखा है। वो गिरोह इनके इर्द गिर्द रहता है, वो अपना स्वार्थ तो देख लेता है कि भाई टेंडर कहां से लेने, पैसे कैसे कमाने और लोगों को कैसे डिमोलाइज करना, लेकिन अच्छे लोगों की बात वहां तक पहुंचने नहीं देते, अच्छे आदमी से मिलने तक नहीं देते। इसलिए ये मुगालते में ही राजा बन के 5 साल का पीरियड पूरा कर लेते हैं और दुर्भाग्य से ये काम नहीं कर पाते। दूसरा, मैंने कहा कि ये पढ़े लिखे भी नहीं है, संविधान को जानते नहीं, इसलिए ये विधानसभा में भी क्वेश्चन नहीं लगा पाते कि हमारी विधान। फिर दूसरा, अफसरशाही हमारे हिंदुस्तान की इतनी भारी हो गई, अफसरशाही को पता है कि ये चुन के जो आते हैं ये बेवकूफ लोग आ रहे हैं, तो अफसरशाही इनको कुछ भी निकाल के देती नहीं, अफसरशाही से इनको काम कराना नहीं आता। इसलिए ये 5 साल भी क्या, इनको तो आप जब 75 साल ही मिल गए, उनमें ही कुछ नहीं हुआ, तो फिर 5 साल क्या मायने रखता है इनके लिए। निश्चित तौर पे मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि राजनीति क्या सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है? जी, राजनीति लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से तो सेवा का माध्यम ही थी और सेवा के लिए ही लोकतंत्र और गणतंत्र भारत में चुना गया। वैसे सेवा का माध्यम हमारे भारत में जो हमारे लोक देवता हैं वो किसी पार्टी और जाति के नहीं थे, उन्होंने सेवा का काम पहले से कर रखा है, वो हमारे आदर्श होने चाहिए। लेकिन आज राजनीति सेवा का माध्यम नहीं है, मेवा का माध्यम हो गई है, क्योंकि जिनके राजयोग बनता वो राजभोग खाना पसंद करते हैं और जो राजभोग खाएंगे वो लोग करप्ट, चरित्रहीन और अहंकारी बनेंगे। इसलिए सेवा जैसा शब्द अब राजनीति के पीछे अगर जुड़ता है तो मैं समझता हूं इस देश का दुर्भाग्य ही रहेगा। सेवा इनको नहीं करनी है, इनको व्यक्तिगत खुद के परिवार की सेवा करनी है, देश का तो विध्वंस ही करना है। आज जब ये चंद्रमा पे पहुंचने की बातें करते हैं, मैं भी पुरानी दिल्ली गया था परसों पहले दिन, आप पुरानी दिल्ली को देख लो तो आपको तो मूत्र विसर्जन की इच्छा ही नहीं हो, ऐसी गंदी है। तो जब चंद्रमा की बातें करते हैं तो इन्होंने गांव का और दिल्ली जो हमारी राजधानी है क्या संदेश देती होगी, जब विदेशों से लोग आते हैं और पुरानी दिल्ली को देखते होंगे, क्या छवि बनती होगी हमारे देश की। ये कह रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री विश्व में विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, सोना की चिड़िया बनाने जा रहे हैं और इनकी ख्याति और प्रतिभा बहुत बड़ी है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सिर्फ कागजी शेर हैं। जनता को लड़ाने के अलावा कांग्रेस ने सांप्रदायिकता के नाम पे गरीब दलितों और मुसलमानों को मरवाया और भाजपा राष्ट्रवाद के नाम पे जातियों के लड़ा के मरा के वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाह रही है। ये अब हम आम जनता को जागरूक हमारे अधिकारों के प्रति होना होगा, अन्यथा पहले भी हमने 1000 साल गुलामी भोगी है और अब भी मुझे तो निकट भविष्य में ये दिख रहा है, मेरी कोई कोरी कल्पना नहीं है जिस स्थिति से देश गुजरा है। और आपके पास में श्रीलंका, उसकी स्थिति आपके सामने, पाकिस्तान की स्थिति आपके सामने, तो वो हमारे पड़ोसी हैं, कोई ज्यादा तो दूर है नहीं। इसलिए मैं दूसरों की आलोचना करने में विश्वास नहीं करता मैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ए और बी टीम ही हैं, जिनके दादा पिता नाना कांग्रेस में रह के धर्मनिरपेक्षता के नारे देते थे, उन्हीं के बेटे पोते दोते आज भाजपा में आके में राष्ट्रवाद की शिक्षा दे रहे हैं, जबकि भारत राष्ट्रवादियों का देश ही है। क्योंकि चमार वर्ग ने जूती पहना इस देश को,
आपके नाई ने आपकी सुवार की, आपके खाती ने आपको बैठने की जगह बना के दी, बुनकर ने आपको कपड़ा बना के दिया, दर्जी ने आपको सिल के दिया। और जिस स्वच्छ भारत अभियान की बातें मोदी जी करते हैं वो तो हमारे वाल्मीकि समाज ने हजारों साल पहले से ही करना शुरू कर दिया था। तो ऐसी किसान वर्ग ने आपको अनाज दिया, दूध दिया, सब्जियां दी। तो भारत में ऐसी कौन सी जाति है, लोहार खाती ने आपको हथियार बना के दिए। तो सभी का राष्ट्रवाद समान था। लेकिन आज इन्होंने स्थिति पैदा कर दी कि आरएसएस और भाजपा का राष्ट्र सर्वोपरि है, बाकी सब राष्ट्र के गद्दार हैं। तो मैं इन सब चीजों और कुरीतियों को मिटाने के लिए, इन अफवाहों को दूर करने के लिए ही लोकतांत्रिक इस यज्ञ में आहुति देने को और खुद स्वयं आत्मघाती गोल खाने को तैयार हूं। लेकिन मैं ये क्रांति जगा के रहूंगा और जगाने के लिए ही मैंने ये प्रयास किया। इसीलिए मैंने बहुजन मुक्ति मोर्चे को चुना है। अन्यथा मैं दूसरी पार्टी जो लोकप्रिय थी उनमें भी जा सकता था। लेकिन मेरा मिशन, मात्र मिशन मेरा मकराना सुधरे, वहां हम सांप्रदायिकता से बचे और जातिवाद से बचे और मेरे समाज के बच्चों पे केस नहीं लगे और दूसरे समाज के बच्चों पे भी नहीं लगे। मेरा एकमात्र मिशन और उद्देश्य यही है। इसलिए जय जय मकराना, जय जय राजस्थान मेरा नारा है। बाकी इसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा आता भी नहीं है और मैं समझना भी नहीं चाहता। एक मेरा सवाल और है कि एक जनप्रतिनिधि की छवि कैसे होनी चाहिए आज के वक्त में, आप उसे कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? एक जनप्रतिनिधि की छवि ऐसी होनी चाहिए कि जनता उसमें अपना प्रतिबिंब देखे जी, जनता उसे अपना माने, उसे प्यार करे, उसे सम्मान करे, न कि उससे भयभीत हो। आज जो नेताओं ने छवि बना ली, मैं आपको कहूं, आप सारे मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। विदेशों में जो राजनेता वो कोट पैंट पहनते हैं, टाई पहनते हैं और लेस वाले जूते पहनते हैं, क्योंकि उनको काम करना है। और हमारा दुर्भाग्य है, गांधी जी ने बनाई थी ये खादी। हो सकता है इन्होंने क्यों बनाई, क्या उद्देश्य रहा होगा, ठीक ही रहा होगा, मैं तो उन पे भी कोई अपेक्षा नहीं लगाता। लेकिन हमारे नेता तो सफेद कपड़े पहन के कड़प लगा के ऐसे चलते हैं, इनके नीचे से कुत्ता निकल जाए तो पता नहीं चलता। सफेद ड्रेस तो शांति की प्रतीक है। रात को सोते वक्त ड्रेस पहनी जाती है या पूजा के वक्त पहनी जाती है सफेद ड्रेस। तो हमारा ड्रेस कोड ही ऐसा है कि उससे तो काम करने का संदेश ही नहीं दिखता, आचरण में ही नहीं दिखता। तो ये नेताओं की छवि तो अपने आप ही पता चल जाती है कि ये कैसे हैं। ये गांव में घुसते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ घुसते हैं, तो बच्चे तो देखने के लिए आते हैं, लेकिन साधारण लोग डर के हमारे घरों में दुबक जाते हैं कि कहीं हमारा नंबर नहीं पड़ जाए इनके सामने, इनके इस गिरोह के सामने। तो हम इसलिए इनकी छवि तो आप, मैं क्या कहना चाहूँ, क्योंकि नेताओं पे मेरा कोई ब्लेम तो नहीं है, लेकिन छवि ऐसी बना ली कि ये लोगों को अपने नहीं लगते हैं। ये तो साम दाम दंड भेद से चुनाव जीत लेते हैं, या फिर ये ईवीएम की मेहरबानी रहती होगी कि ये चुनाव जीत रहे हैं। आपको जनता मौका देती है विधानसभा में जाने का, आपकी छवि कैसी रहेगी, रिफ्लेक्ट करेगी लोगों के बीच? वो आपकी सद्भावना के लिए पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे देता हूं। मेरे जैसे लोग विधानसभा में कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ आपको अच्छे में से अच्छा चुनने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ ऑप्शन है बुरों में से कम बुरे को चुनना, और मेरी गिनती इसमें आती नहीं है। इसलिए मैं कोई चमत्कार ही हो जाए, क्योंकि 80,000 वोट मेरे वहां दलित समाज के हैं और वाम साहब का प्रभाव है, अगर वो एक तरफे हो गए तो हो सकता है मेरी भी लॉटरी लग जाए। वो भी 1-2% ही मान के चल रहा हूं मैं। लेकिन ये सब चीजें अगर मेरे जैसे लोगों को मौका मिला तो छवि आदमी का सबसे पहला उसका चरित्र होता है, दूसरा उसका अनुशासन होता है, तीसरी उसकी योग्यता होती है। ईश्वर ने मुझे अनुशासित बनाया, सुबह जल्दी उठता हूँ, रात को जल्दी सोता हूँ, दारू मीट से दूर हूँ, चाय बीड़ी सिगरेट में पीता नहीं हूँ, चरित्र को मैंने कॉलेज समय में भी बचा के रखा, न मैंने चरित्र को गिरवी रखा, न मैंने किसी से रिश्वत ली या 2 नंबर के मैं काम करता हूँ। और योग्यता में मैं ग्रेजुएट इस SS जैन सुबोध महाविद्यालय का मैं छात्र नेता रहा हूँ, और इसी से मैं बड़ियों के साथ ब्राह्मणों के साथ पढ़ा लिखा हूँ। तो योग्यता भी ईश्वर ने मुझे पूरी दी है। फिर 2012 में मैं 91 में कॉलेज छोड़ गया था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि ला करूँ, गरीबी की वजह से नहीं कर पाया, तो मैंने 2012 में वापस वकालत की है। तो ईश्वर ने मुझे तीनों चीजें दी है, अनुशासन दिया, चरित्र दिया, योग्यता दी है। तो मैं तो मेरी छवि पे अब तक 53 साल की उम्र में दाग लगने नहीं दिया, पिता ने नहीं लगने दिया। तो मैं भी यही सोच के चल रहा हूँ कि मेरी ये छवि बरकरार रह जाए और मुझसे मिलकर सारे लोग खुश होते हैं, चाहे वो मुझे वोट दे नहीं दे, किसी भी पार्टी के लोग हों, मेरे आदर में कोई कमी नहीं है। इसलिए मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी जीत ही है। निश्चित तौर पे हमें भी बहुत ऊर्जा का संचार हो गया, आपने इतनी बेबाकी से अपनी बातचीत रखी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना समय दिया। आपका भी धन्यवाद, जो आप मुझ जैसे साधारण एक गरीब कार्यकर्ता को बुला के और मेरी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके लिए भी मैं फोकस भारत इंडिया टीम की पूरी का तहे दिल से धन्यवाद दिल से करता हूं, नहीं कि चापलूस से। आपको भी, आप और आपके भी स्टाफ को भी ईश्वर लंबी आयु दे, आपको स्वस्थ रखे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और आप भी ऐसी हमारे लिए शुभकामना कीजिए
कि हम भी कुछ जी, जी। अच्छा कर गुजरे। जय भारत। शुक्रिया।